हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीसी मैथ क्लासेज में। तो हमने कक्षा 8वीं की डेस्क वर्क के दो मॉडल पेपर कर लिए थे, मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2। मॉडल पेपर 2 में कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो आपके ग्राफ से संबंधित है, मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में हल करवा दूंगा। तो आज हम करेंगे मॉडल पेपर 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 5/6, 2/6, 3/6 तथा 7/6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस सवाल में भाग दे के चेक करते हैं। जब आप भाग दे के चेक करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है कि छठी क्लास का नियम याद करना है। यदि आपको याद नहीं है तो मैं याद करा देता हूं कि यदि हर में जो अंक है वो समान है, आपके पास जितनी भी परिमेय संख्या हैं यदि उनका हर समान है, तो यहाँ पर हर समान है 6, 6, 6 और 6, तो उसमें से वो संख्या बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा हो। कौन सी संख्या बड़ी होती है? जिसका अंश बड़ा हो। तो यहाँ पर इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या का अंश बड़ा है? 7/6 का। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7/6। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अब मान के चलिए आपको अंश समान नहीं, सॉरी हर समान नहीं दे रखे हो, अंश समान दे रखे हो, तो उसका नियम होता है कि वे परिमेय संख्याएं जिनका अंश समान हो तो उसमें से वो संख्या बड़ी होती है जिसका हर छोटा हो। इसमें उल्टा होता है, इसमें अंश बड़ा हो वो बड़ी होती है, इसमें जिसका अंश छोटा हो वो बड़ी होती है। अब मान के चलिए आपको हर समान नहीं दे रखा हो, जैसे यहाँ 6 हो या 7 हो या 5 हो या 4 हो। जब आपसे पूछे बड़ी संख्या कौन सी है तो आपको कुछ नहीं करना है, उनके हरों को समान कर देना है। ऊपर नीचे ऐसी समान संख्या से गुणा करेंगे आप जिससे कि उनका हर क्या हो जाए? समान हो जाए। फिर हम अपना यही नियम अप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। 25 का वर्गमूल कितना होगा? बेहद ही सरल क्वेश्चन है। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो ऑप्शन नंबर ए। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। संख्या 18 की वर्ग संख्या है। अच्छा, 18 का वर्ग करना है आपको, तो वर्ग के लिए 2 घात लगाते हैं। तो 18 का कितनी बार गुणा करना है आपको? 2 बार। 18 गुणा 18। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं गुणा करने में, तो टाइम वेस्ट होता है। इसका सीधा सा तरीका है, आप केवल इसके इकाई के अंक का गुणा करके देख लीजिए। 8 8 64, 64 का 4 हासिल 6। तो आपको पता चल गया कि जब आप 18 गुणा 18 करोगे तो उसमें इकाई अंक 4 आना है। तो सीधी सी बात है, 382 इकाई अंक तो ये तो नहीं होगा, 182 भी नहीं होगा। अब या तो आपका 424 हो सकता है या फिर 324 हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? तो आप ध्यान से देखिए, 18 के बाद 20 आएगा, 19, 20। 20 का वर्ग सीधा सीधा आप जानते हो कितना होता है? 400। अब भाई 20 का वर्ग जब 400 होता है तो 18 का 424 कैसे हो सकता है? जब 20 का ही 400 है तो आपका 18 का 424 कैसे हो सकता है? तो सीधी सी बात है, 424 से छोटा होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप 18 गुणा 18 करके भी चेक कर सकते हो, वो भी आपका सही आंसर है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये तो मैंने आपको जल्दी करने के लिए बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि संख्या 16 का वर्गमूल है। तो 16 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना होता है? 4। तो ऑप्शन नंबर से। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, -2 की घात 3 का मान किसके बराबर है? तो -2 पे घात 3 है तो -2 का 3 बार गुणा कर देंगे। तो देखिए माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो एक माइनस बचेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस के कितने आ गए? 8। ऑप्शन नंबर ब। छठा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है छठा क्वेश्चन? एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित हैं। 4 गुणा 4 गुणा ये टोटल आपको 9 बार दे रखा है। इस घन संख्या का घनमूल कितना है? तो आपको इसका घनमूल निकालना है इस पूरी संख्या का। ये एक संख्या है, यदि आप इसका 4 का गुणा करोगे 9 बार, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो एक संख्या आएगी, तो उसका आपको घन निकालना है। लेकिन उसने आपको गुणनखंड करके दे रखे हैं, तो जोड़े बनाएंगे 3 3 के। घन के लिए कितने के जोड़े बनाते हैं? 3 3 के। 1 2 3, ठीक है भाई, 1 2 3, ठीक है। ये दूसरा जोड़ा हो गया 1 2 3। इन 3 3 के जोड़े में से एक एक अंक हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें से 4 बाहर निकाल लिया, इसमें से 4 बाहर निकाल लिया और इसमें से
4 बाहर निकाल लिया, गुणा करेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो ऑप्शन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 7, एक शर्ट का मूल्य 200 रुपये है, वह बिक्री कर 5% है, तो बिक्री कर की राशि ज्ञात करनी है आपको। ये बता दीजिए कर कितना लग रहा है आपका 200 रुपये की शर्ट पर। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ कर देता हूँ, जैसे कि 200 रुपये की शर्ट है, अब हमें 5% कर किस पर देना पड़ रहा है, 200 रुपये पर। तो 200 का 5% निकाल दीजिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10। तो आपको 200 रुपये की शर्ट पर 5% के हिसाब से कितना टैक्स देना पड़ेगा, 10 रुपये देना पड़ेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया सही, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये क्वेश्चन तो हमारे हो गए, तो मैं 8वें क्वेश्चन को करने के लिए जगह बना लेता हूं थोड़ी सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 2x/4 + 2/4 बराबर 4 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो 2x/4 दिया हुआ है प्लस 2/4 बराबर 4। अब चाहे तो आप डायरेक्ट लघुत्तम लेके हल कर सकते हो या फिर सरल कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपकी मर्जी है। एक का गुणा एक से करेंगे x आएगा, बटे में 2 आएगा, प्लस एक का 1 रहेगा, बटे में 2 रहेगा, बराबर में रह जाएगा आपके पास 4। अब लेसे ले लीजिए या फिर उस तरीके से करिए आप कि जिनका हर समान होता है उसके अंशों को जोड़ देते हैं, यदि प्लस है तो, माइनस है तो घटा देते हैं। तो लघुत्तम 2 लेके कर लीजिए, 2 एकम 2 x एकम x प्लस 2 एकम 2 1 एकम 1 बराबर आ गया 4, बटे में आ गया 1। अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 ही आएगा। क्या जा रहा है आपका, क्रॉस गुणा कर देंगे, 1 का गुणा करेंगे दोनों से तो वही राशि आ जाएगी, 2 का गुणा 8 से करेंगे, 2 चौक के 8 हो जाएंगे, प्लस का 1 है उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 8 में से 1 गया तो आपके पास निकल के आ जाएगा आंसर 7। तो हमारा ऑप्शन सही है ए। अब नमा क्वेश्चन है कि उत्तल चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। अब ये चीज उसी बच्चे को पता होगी जिसे इसकी परिभाषा याद है। तो उत्तल चतुर्भुज में होता क्या है कि ऐसा चतुर्भुज या ऐसा बहुभुज कह लीजिए, उत्तल बहुभुज या उत्तल चतुर्भुज, जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा आपका ए। 10वां क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या। भाई कैसा भी चतुर्भुज बना लीजिए आप, आयत बनाओ, वर्ग बनाओ, समांतर चतुर्भुज बनाओ, समलंब चतुर्भुज बनाइए, सम चतुर्भुज बनाइए, उसमें विकर्णों की संख्या केवल और केवल कितनी होती है, 2 होती है। क्यों होती है, क्योंकि आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो आमने सामने के बिंदु 4 हैं तो 2 का भाग दे दीजिए आप, तो 2 रेखा आ जाएंगी। तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 2। 11वां क्वेश्चन है, वृत्ताकार आलेख को क्या कहा जाता है। आपने ग्राफ वाली प्रश्नावली में पढ़ा होगा, इस प्रकार से ग्राफ बनते हैं। यहाँ लिख दिया जैसे कि 4% ऑक्सीजन है, 10% नाइट्रोजन है, 2% और कोई गैस है, या फिर यहाँ अन्य गैसें हैं 16%, या फिर यहाँ पर 76% मीथेन गैस है। तो इस प्रकार के चार्ट को हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट। क्या नाम होता है इनका, पाई चार्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर से। तो लीजिए ये हो गए आपके 11 क्वेश्चन हल। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। संख्या 400 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो उससे पहले हम 19वां कर लेते हैं, सरल सा सवाल है। यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसे यहाँ लिख दिया है। तो देखिए, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें पहला, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। ठीक है भाई, तो आपको ऐसा चतुर्भुज ढूंढना है जिनकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो सीधी सी बात है, पहला तो हमें वर्ग ही मिल गया, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर माप की होती हैं। तो एक तो हो गया आपका वर्ग। और समांतर में आमने सामने की, आयत में आमने सामने की, समलंब में भी नहीं होती है। हाँ, समचतुर्भुज और होता है आपके पास, क्या होता है, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर माप की होती हैं। तो ये पहले के आंसर हो गए। दो नाम लिखने हैं आपको, वर्ग और समचतुर्भुज, और तो कोई होता नहीं है। ठीक है। बी, 4 समकोण हो। अब ऐसे चतुर्भुज ढूंढने आपको जिसमें 4 कैसे हों,
चारों कोण समकोण हो। एक तो ये आयत ही है, सॉरी वर्ग है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण होता है। और एक आयत हो गया, आयत का प्रत्येक कोण भी कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है आयत। ये आपका दूसरा हो गया। और कोई तो आपके चतुर्भुज ऐसे होते नहीं हैं जिनमें 4 समकोण हो। ठीक है, तो ये आपका 19वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब कर लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है कि संख्या 400 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं डंडा वाली विधि से। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 एकम 2, 0 की 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 0 की 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, बच गया 1, पड़ोसी को 1 हासिल दे दी तो 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब 25 में भाग जाएगा 5 का, 5 25 और फिर 5 एकम 5। तो ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि 400 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये हो गए आपके 400 के अभाज्य गुणनखंड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि संख्या 93 का वर्ग ज्ञात कीजिए। आपको 93 का क्या ज्ञात करना है? वर्ग। तो 93 का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 + 3 का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 90 में 3 जोड़ेंगे 93 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 100 में से आप 7 घटा दीजिए, 100 में से 7 गए तब भी आपके पास कितना बच जाएगा? 93 बच जाएगा। तो ये सरसमीका कौन सी बन गई? a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो चलिए यहाँ रख देते हैं 90 + 3 का स्क्वायर। a का मान हो गया 90 और b का मान हो गया 3। तो जहाँ पर आपका a है सरसमीका में वहाँ 90 रखेंगे और जहाँ b है वहाँ पर आप 3 रख देंगे। तो a का मान 90 का स्क्वायर 2 × a का मान 90 इंटू b का मान 3 प्लस b का मान 3 का स्क्वायर। b का मान 3 रख दिया। तो 90 का वर्ग करेंगे 9 नाम 81, 9 का वर्ग 9 नाम 81, 0 का वर्ग 00 प्लस ये हो जाएगा 3 नाम 27, 27 दूनी 54। या फिर ऐसे कर सकते हो 2 नाम 18 और 18 तिये 54, 0 की 0 प्लस 3 का वर्ग 3 तिया 9। ये हो जाएगा 8100 प्लस 540 में 9 जोड़ेंगे 549। 8100 में 549 जोड़ेंगे तो 49 का तो 49 आएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 का 8। तो आपके पास आंसर आ गया 8649। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है संख्या -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमने ये एक संख्या रेखा बना ली इस प्रकार से, यहाँ रख दिया हमने 0। तो 0 से इधर सीधे हाथ की तरफ प्लस वाली संख्याएं होती हैं और उल्टे हाथ की तरफ माइनस वाली, ये आपको याद रखना है। तो -5/6 है तो माइनस वाली रखनी है, तो प्लस वाली से हमें मतलब ही नहीं है। तो ऊपर कितना है? 5 है तो 5 तक गिनती लिख लेते हैं माइनस में, -1 -2 -3 -4। लाइन छोटी पड़ गई हमारी, इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। -5 एक फालतू लिख लो, -6 कोई दिक्कत नहीं है। बटे में कितना है? 6। तो मैंने आपको बताया बटे में जो संख्या होती है यानी कि हर जो होता है, हर में जो संख्या होती है उसे हम इनके बटे में लगाते हुए चलेंगे। 6 6 इसके बटे में 6 और इसके बटे में 6, 6 का भाग 6 में देंगे, 6 एकम 6, तो -1 हो जाएगा। हमें कौन सी दर्शानी है? -5/6। तो यहाँ पर -5/6, इसे नाम दे देंगे P। लिखना पड़ेगा आपको P बिंदु, यहाँ लगेगा कॉमा, P बिंदु
-5/6 को दर्शाता है या फिर निरूपित करता है। यहाँ लिख देंगे ये क्या है आपकी संख्या रेखा। ठीक है, अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया हुआ है 7⁻³ - 5⁻3 घटा दीजिए। तो आंसर नंबर 15 है 7⁻³ - 5⁻3। अब जिन बच्चों को इनका घन याद नहीं है वो क्या करेंगे, इसमें समय बर्बाद करेंगे। कैसे, 7 × 7 × 7 करेंगे, फिर 5 × 5 × 5 करेंगे। तो इसलिए आपको मैथ के अंदर कम से कम 1 से 10 तक कम से कम घन और वर्ग याद होना आवश्यक है। तो 7 का घन हो जाएगा 343 और 5 का घन हो जाएगा 125। घटा देंगे, 13 में से 5 गए तो 6, सॉरी गलत हो गया, 13 में से 5 गए तो 8 आएगा। 3 में से 2 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 2। कितना आंसर आ गया आपके पास 218। ठीक है, अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहली संख्या दे रखी है आपको 0.85। कितनी जीरो है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मानक रूप में बदलने के लिए लिखना पड़ेगा आपको मानक रूप बराबर। तो यदि मैं पॉइंट को हटाऊं तो इसको आप क्या पढ़ोगे 85। तो 85 का 85 रहने दो। जब आप पॉइंट हटा रहे हो तो कितनी संख्या बाद पॉइंट है, तो 11 तो जीरो है, 12 और 13, तो 13 अंक बाद पॉइंट लगाए तो नीचे आप क्या करोगे 13 जीरो बढ़ा दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जब भी आप पॉइंट हटाओगे तो जितने अंक बाद पॉइंट है उतनी ही जीरो नीचे बढ़ जाती हैं। 13 अंक बाद पॉइंट था तो 13 जीरो बढ़ा दी। तो ये हो गया आपका 85 बटे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 13 जीरो हैं तो 10 की घात 13 लिख सकते हैं, बराबर 85। ये प्लस की है घात ऊपर ले जाइए, किसकी हो जाएगी माइनस की, 10 की घात -13। अब अभी ये आपका मानक रूप नहीं है, मानक रूप आपका दशमलव में होता है, कम से कम 1 अंक तक आपको दशमलव रखना पड़ता है। तो यहाँ मैं दशमलव लगा दूंगा तो 8.5। ठीक है, गुणा में आ जाएगा 10 की घात 1। क्यों आएगा, आप इसका गुणा कीजिए 8.5 का 10 से। 10 की घात 1 का मतलब क्या होता है 10 ही होता है, तो गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 850। एक संख्या बाद पॉइंट था, आप लगा दी, जीरो हट जाएगी, कितना बचेगा वापस से 85 बचेगा। ठीक है, इसलिए हम साथ में क्या लगा देते हैं 10 की घात 1। यदि 2 अंक बाद लगाते तो 10 की घात 2, 3 अंक बाद लगाते 10 की घात 3, गुणा में कितना है 10 की घात -13। तो 8.5 गुणा, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह यहाँ घट जाएंगी। तो 13 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 12। ये हो गया इसका मानक रूप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 3186 और उसके बाद 2 4 6 और 1 7 जीरो दे रखी हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 3186 और 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ध्यान से, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 3186 गुणा कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10 की घात 7। क्यों लिख सकते हैं, जब आप 10 की घात 7 का गुणा 3186 से करेंगे तो यही संख्या आपको वापस से प्राप्त हो जाएगी। अब मानक रूप में बदलने के लिए कम से कम हमें एक संख्या बाद दशमलव लगाना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने लगा दिया 3.186। तो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया था जब इस प्रकार से दशमलव लगाते हैं तो यहाँ घात बढ़ती है। अब कितनी बढ़ेंगी 1 2 3, 3 संख्या बाद आपने लगाया दशमलव तो 10 की घात 3 और पहले से ही कितना है 10 की घात 7। तो हो जाएगा 3.186 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 7 और 3 कितनी हो जाएगी 10, तो 10 की घात 10। ये आपका आंसर हो गया। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17।
तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में एक्स स्क्वायर प्लस 2x को 2x प्लस 3 से गुणा कीजिए। तो चलिए गुणा कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x का गुणा करना है हमें 2x प्लस 3 से। तो एक्स स्क्वायर का पहले हम 2x से गुणा करेंगे फिर 3 से गुणा करेंगे। तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणा 2x प्लस 3 से करेंगे फिर 2x का गुणा करेंगे इन दोनों से, तो प्लस आ जाएगा, ये वाला प्लस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2x का गुणा इन दोनों से करेंगे हम 2x प्लस 3 से। या फिर जिन बच्चों से आता है वो इसे डायरेक्ट भी हल करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणा 2x से करेंगे तो 2 एकम 2, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, या एक घात है, 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3 घात। अब एक्स स्क्वायर का गुणा 3 से करेंगे तो 3x स्क्वायर, प्लस का प्लस आ गया। अब 2x का गुणा 2x से करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ घात 1 यहाँ घात 1, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2 प्लस। अब 2x का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6x। तो देखिए समान घात के साथ समान घात वाला पद जोड़ते हैं तो 3 घात है, ये तो अकेली है, यहाँ पर कोई है नहीं इस जैसा, तो इसे अकेला छोड़ देंगे। यहाँ पे भी 2 घात है, यहाँ पे भी 2 घात है, ये जुड़ जाएंगी आपकी 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, 4 और 3 कितने हो गए 7x स्क्वायर, प्लस लास्ट में कितना दे रखा है 6x। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। तो ये आपको चित्र दे रखा है समांतर चतुर्भुज का, और आपको इसमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो मैं सबसे पहले चित्र क्रिएट कर लेता हूं। तो यहाँ पर दे रखा है आपको z, ये कोण y, ये कोण x और ये कोण 80, A B C और D। लिखना आपको सवाल को तरीके से है, तभी आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए लिखेंगे चूंकि A B C D एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण y बराबर, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, कोण D बराबर कोण B। यानी कि ये B कोण और D कोण कैसे हैं आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, कारण बताना पड़ेगा। सम्मुख कोण, यानी कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो D का मान कितना है y और कोण B का मान कितना है 80। तो y बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। ये पहला आंसर हो गया आपका। अब इसका मान 80 आ गया, मैंने लिख दिया है 80 एक बार के लिए। तो आप ध्यान दीजिए, इन दोनों पड़ोसियों को जोड़िए या फिर इन दोनों पड़ोसियों को जोड़िए, क्या कहलाएंगे आपके आसन्न कोण कहलाएंगे। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180। अब डायरेक्ट आप मौखिक रूप से हल करके देख लीजिए, जब इन दोनों का योग 180 है तो 180 में से 80 गए तो ये कितना बच जाएगा 100। तो आपको लिखना पड़ेगा कोण चूंकि लगा के कोण A और कोण B, इससे भी कर सकते हो, सेम कंडीशन है। कोण A प्लस कोण B बराबर 180। कैसे कोण है भाई, आसन्न कोण, ठीक है। A का मान रख दिया x और B का मान रख दिया 80 बराबर 180। तो प्लस के हैं उधर ले जाइए, माइनस के 80 हो जाएंगे। तो x बराबर 180 में से 80 गया तो कितना बच जाएगा आपके पास 100 डिग्री। तो ये हमारे पास मान आ गया 100 डिग्री। अब इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये। अब C नहीं दे सकते क्योंकि C पर 2 कोण है, तो इसको मैंने 1 मान लिया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण A बराबर कोण 1, कैसे कोण है सम्मुख कोण है, लिख दिया हमने सम्मुख कोण। तो 1 का मान कितना हो जाएगा आपके पास, A का मान कितना आया था, A का मान था हमारे पास 100, तो कोण 1 आ गया आपके पास 100 डिग्री, ठीक है। अब ये क्यों निकाला है हमने, जिससे कि हम Z का मान निकाल सके। तो आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार से जो कोण बनते हैं रैखिक कोण कहलाते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जब एक समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के दोनों ओर बने कोण क्या कहलाते हैं,
रेखिक कोण कहलाते हैं और उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण 1 प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री, कोष्टक में लिख देंगे हम रेखिक कोण युग्म से। तो 1 का मान रख देंगे 100 प्लस z बराबर 180, 100 प्लस के उधर फेंक देंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के। तो 180 में से 100 गए तो कितना आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया हुआ है, बीजीय व्यंजक 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 कोमा 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए जोड़ना है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, कोमा की जगह पर आप प्लस लगा दीजिए तब जोड़ दीजिए, या फिर आप सिंपल तरीके से कर सकते हो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। इसमें आपको क्या जोड़ना है, कोमा के बाद वाली संख्या को जोड़ना है, लेकिन जोड़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि समान पद के नीचे समान पद लिखना है। जैसे कि p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको रख दीजिए, चिन्ह सहित रखना है। भले ये जोड़ रहे हो आप, चलो बाद में लगा देंगे उसे। p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस के लिख दिया, प्लस के 7pq, यहाँ रख देंगे प्लस के 7pq, और प्लस के कितने हैं 5। इनको हमें जोड़ना है। जोड़ने पर कभी भी चिन्ह नहीं बदलते हैं। यदि घटाने की कहता तो ये चिन्ह बदल जाते, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का। तो चलिए करते हैं हल। तो 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और चूंकि माइनस के बड़े तो माइनस कहेंगे, 1 को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर प्लस के 7 हैं और माइनस के 3 हैं, तो प्लस की संख्या बड़ी है, 7 में से 3 गए तो 4pq, प्लस के बड़े तो प्लस के आएंगे। अब ये दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस प्लस के प्लस हो जाएंगे, जोड़ने पर 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9। ये आपका आंसर हो गया। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 21। क्या दे रखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 675 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूर्ण घन पूछ रहा है, वर्ग नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए निपटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21। तो इसके लिए हम 675 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 675 3 से भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बच गया 1, 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, बच गया 1, 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 पंजे 15। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25 और 5 एकम 5। तो भाई 675 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। अब चूंकि बात उसने की थी हमसे घन की, तो घन का मतलब होता है 3 3 के जोड़े। तो यहाँ 3 का तो 3 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है। तो 5 में 5 का जोड़ा बनाने के लिए किसका गुणा करना आवश्यक है, 5 का। तो उसने वही तो पूछा है हमसे कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे संख्या 675 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हम किससे गुणा कर देंगे, इसमें 5 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अब मान के चलिए 3 का जोड़ा नहीं बनता, तो कितने से गुणा करते हम 3 से। तो लिखेंगे 675 में 5 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। तो इसने कहा है मैंने किसी से कोई पैसे उधार नहीं लिए, वो सिर्फ आपसे मानने की कह रहा है।
तो मान लीजिए मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 साल के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लिए हैं। फिर वो कह रहा है यदि मैंने यह राशि, कौन सी राशि, यही राशि 12,000 रुपये की राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, 12,000 रुपये को साधारण ब्याज पे ले रहा हूँ उधार, और फिर मैं इसी 12,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज पे ले रहा हूँ उधार। दर और समय दोनों में समान है, 6%, 6%, 2 वर्ष और 2 वर्ष। तो ये आपसे पूछ रहा है तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि ब्याज सहित, साधारण ब्याज सहित और चक्रवृद्धि ब्याज सहित मुझे ये देखना है किसमें ज़्यादा राशि आपको देनी पड़ेगी। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो मूलधन हो गया मेरे पास 12,000 रुपये, दर हो गई R बराबर 6% और टाइम हो गया 2 वर्ष। साधारण ब्याज पे निकालते हैं तो ऐसा ही निकालेंगे, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज। सूत्र क्या होता है, P इंटू R इंटू T बटे 100। तो P का मान रखेंगे 12,000 इंटू R का मान 6, T का मान 2 बटे में आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ये हो गया 6 दूनी 12, 12 गुणा 12 करेंगे तो 144 और 0 की 0। तो ये हो गया आपके पास 1,440 रुपये। ठीक है, और अब हमें यह राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निकालनी है। तो मूलधन हो जाएगा 12,000 रुपये, R दर रहेगी 6% और समय T बराबर रहेगा 2 वर्ष। तो इसके लिए पहले हमें मिश्रधन निकालना पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये ब्याज तो सीधे सीधे निकल आता है। ये तो हो गया आपका ब्याज, यानी कि 12,000 रुपये का 2 साल में आपको 1,440 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। और सिंपल इंटरेस्ट, ये साधारण चक्रवृद्धि ब्याज तब निकलता है जब आप पहले मिश्रधन निकाल लेते हो, उसमें से मूलधन घटा देंगे, तब आपका क्या निकल आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए, तो A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर N भी होती है और T भी होती है, मैं T से ही लिखता हूँ। तो A बराबर P का मान हो जाएगा 12,000 गुणा 1 प्लस R का मान 6 बटे 100, घात लगा देंगे, T का मान हो जाएगा 2। तो इसे हम काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0 की 0। तो A बराबर हो जाएगा 12,000 गुणा 50 एकम 50, 50 और 3 53, 53 बटे 50 की घात 2। तो इसको हल कर लेंगे, 12,000 गुणा 53 बटे 50 पे घात 2 है तो इसका 2 बार गुणा करेंगे, 53 बटे 50 गुणा 53 बटे 50। 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बच गए 2, 5 चौक 20। तो ऊपर आपका 53 गुणा 24 करना है हमें। 5 से और काट देते हैं इसे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, बच गए 4, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली और 5 अट्ठे 40, 4.8 बार कट गया। तो 53 गुणा 53 कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, हासिल 1, 5 25 और 1 26, आ गया 9, 5 और 5 10 की 0, 7 और 1 8 और 2 का 2, कितना आ गया 2809। तो 2809 में गुणा करेंगे हम 4.8 का। तो A बराबर 2809 गुणा 4.8। तो चलिए इसको गुणा कर देते हैं यहीं। तो 2809 गुणा 4.8, तो 8 नाम 72, 8 हुआ 64, हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 हो गए आपके 22, गुणा 4 से करेंगे, 4 नाम 36, 8 चौक 32 का 2, हासिल लगी 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो 2, 6 और 7 हो गए 13, 7 और 1 8, 2 और 2 4, 2 और 1 3, 1 का 1, कितनी संख्या बाद पॉइंट है, 1 संख्या बाद। तो
तो आपका मिश्र धन निकल के आ गया भाई 13,483.2 रुपये। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, कहीं आप गलती से उतार लो इसे, ये गुणा है केवल। अब हमें क्या निकालना है, सी आई निकालना है। तो सी आई बराबर सूत्र लिखेंगे ए माइनस पी। तो ए का मान कितना आ गया 13,483.2 माइनस मूलधन कितना था हमारे पास 12,000। तो घटा देंगे, तो 0.2 का तो 0.2 रहेगा आपके पास, रुपए लगा देते हैं पीछे। 483 का 483, अब 13 में से 12 गए तो 1 बच जाएगा। तो आपके पास कितने आ गया 1483.2 रुपये। तो ये तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है भाई, और ये आपका साधारण ब्याज है। देखिए आपका कौन सा ब्याज अधिक है, 1440 है या फिर 1483? 1483 है, तो किस में हमें ज़्यादा ब्याज अदा करना पड़ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज में। यही पूछा था उसने, तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ेगा, तो बता देते हैं। अतिरिक्त राशि, तो हम 1483.2 में से इस 1440 रुपये को घटा देंगे। तो 0.2 का 0.2 रुपये आएगा, 3 का 3 बच जाएगा, और 8 में से 4 गए तो 4, 43.2 रुपये। इतनी राशि आपको एक्स्ट्रा अदा करनी पड़ेगी चक्रवृद्धि ब्याज से, जब आप 12,000 रुपये उधार लोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 खत्म। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 को सरल कीजिए तथा a बराबर -1 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको इसे सरल करना है, जितना सरल हो जाए फिर आपको a बराबर -1 रख के इसका मान निकालना है। तो आंसर नंबर 23, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। ये 2 घात है और ये 1 घात है, 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3 घात, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। 1 घात और 1 घात कितनी हो जाएगी 2 घात, गुणा में घातें जुड़ती हैं। a का गुणा 1 से करेंगे तो a आ जाएगा, प्लस 5 का 5 रहेगा। इससे ज़्यादा ये सरल होगा नहीं। अब a बराबर रखना हमें -1, तो a बराबर -1 रखने पर रख दीजिए। आपका क्या जाता है भाई रखने में, जब वो कह रहा है तो -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 5। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, a की जगह बस -1 रख दिया है हमने यहाँ पूरे सवाल में। ठीक है, अब बाकी गुणा भाग आपसे आते हैं तो कर लेते हैं। देखिए -1 पे घात 3 है, यदि माइनस की संख्या पर विषम घात हो तो माइनस का ही चिन्ह आता है। तो 3 घात विषम है, 1 का गुणा कितनी बार कर लो आप, 1 ही आता है, प्लस -1 पे सम घात है तो प्लस का 1 आएगा, प्लस माइनस -1 प्लस 5। तो देखिए माइनस का 1 और प्लस का 1 घर को गए, -1 में से प्लस 5 घटाएंगे तो प्लस के बड़े हैं, तो प्लस के कितने आ जाएंगे 4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 24। क्या है कि व्यंजक पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और 2p प्लस क्यू का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं भाई। तो आपको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का गुणा करना है 2p प्लस क्यू से। तो पी स्क्वायर का गुणा पहले इन दोनों से करेंगे, फिर क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर का गुणा इन दोनों से करेंगे। तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ, पी स्क्वायर का गुणा कर देंगे हम पहले 2p प्लस क्यू से, इंटू फिर माइनस के क्यू स्क्वायर का गुणा करेंगे हम 2p प्लस क्यू से। तो चलिए अब पहले इसका गुणा इससे करते हैं, 2 एकम 2, p की घात 2 और p की घात 1, तो p स्क्वायर और p की घात 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3, गुणा में घातें जुड़ती हैं, प्लस p स्क्वायर का q से गुणा करेंगे तो p स्क्वायर q। ये आपका यहाँ गलत लग गया, माइनस आएगा ये केवल। ठीक है, तो माइनस का माइनस रहेगा, क्यू स्क्वायर का गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 p क्यू स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्यू की घात 2 और क्यू की घात 1, 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3 घात।
अब देखिए कोई समान पद है क्या इसमें आपका, कोई समान पद नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। सवाल में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, इसका आपको गुणनखंड करना है। तो देखिए आप इसे ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये आपकी सरसमीका होती है। कौन सी सरसमीका होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, चूंकि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये सरसमीका होती है। तो हम इसकी जगह इसको लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसको हटा देंगे, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस के कितने, जेड स्क्वायर। अब मैं इस पूरे को ए मान लेता हूँ और इस पूरे को बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या सरसमीका होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी कि एक बार तो इसको आपको पूरे को ए मानना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी कि एक बार तो आप इसके साथ इसे जोड़ देंगे और एक बार इसके साथ इसे घटा देंगे। तो चलिए, तो ए का मान रखेंगे, ए रख दिया, ए का मान प्लस बी, बी का मान कितना है, जेड। इसी प्रकार से यहाँ रखेंगे ए का मान एक्स माइनस वाई माइनस बी का मान कितना है, जेड। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्यंजक 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो व्यंजक दे रखा है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। तो पहले आप सोचिए इसे हम कैसे कर सकते हैं, जितना आप स्वयं सोचोगे उतना ही आपके समझ में आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, केवल टीचर के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत आवश्यक है, जितने सवाल आप स्वयं करोगे उतना ही आप अपने आप को सिखा पाओगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ और मैं इसे कोष्ठक के अंदर लिख रहा हूँ, माइनस को, या फिर नहीं, माइनस को कोष्ठक के अंदर नहीं लिखना है वरना माइनस का गुणा हो जाएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, 4b को 2b का स्क्वायर, प्लस को रहने दो, पहले इसे लिख लेते हैं। इसको लिख देता हूँ मैं 7c का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं भाई, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, b का वर्ग b स्क्वायर, इसको 7 का वर्ग 7 7 49, c का वर्ग c स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब ये 28bc है आपके पास, कितना है, 28bc। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2b गुणा 7c, 2b गुणा 7c। देखिए गुणा करके देखिए, यही राशि आनी चाहिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, b का b और c का c। अब आप यदि ध्यान से देखो तो कौन सी सरसमीका बन गई आपकी। अब मैं इसे कोष्ठक के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, तो कौन सी सरसमीका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो कौन सी सरसमीका होगी आपकी, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यह सरसमीका में आपका क्या होता है, माइनस के 2ab होता है और प्लस के होते हैं बी स्क्वायर। तो इसमें हम और कैसे चेंजिंग कर सकते हैं, हाँ देखिए, अब जैसे कि ये माइनस बाहर था तो ये माइनस इसमें से कॉमन आ गया भाई, ये माइनस का है 4b स्क्वायर, तो ये आपने माइनस बाहर ले लिया, तो ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो ये प्लस का ये किसका हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था ये किसका हो जाएगा आपके पास, प्लस का हो जाएगा। अब आप चेक करने के लिए आप अंदर गुणा कीजिए, माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली सरसमीका बन गई आपकी वापस से।
तो ये रूप दे रखा है आपका, इसे लिख देंगे हम। तो ये हो गया 25 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मान कितना है 2b माइनस बी का मान कितना है 7c का होल स्क्वायर। तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 25 को 5a का होल स्क्वायर और ये 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग 5 25 और a का वर्ग a स्क्वायर लिख दिया हमने। तो देखिए ध्यान से, ये इसको मैं मान लेता हूँ ए स्क्वायर माइनस इसको मान लेता हूँ बी स्क्वायर। यही सरसमीका लग जाएगी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार तो हम 5a के संग इसको जोड़ देंगे और एक बार हम 5a के संग इसे घटा देंगे। लेकिन घटाते वक्त आपको ध्यान रखना है प्लस के थे माइनस के हो जाएंगे और ये माइनस के थे किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये हो गए आपके मॉडल पेपर 3 के क्वेश्चन नंबर 26 तक। अब इसके बाद के जो सवाल हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।